हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। अब तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम में, तो तैयारी पे और अच्छे से लग जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। ऑनलाइन मोड के जो क्वेश्चन हुए हैं इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप ज़्यादा पीछे के करेंगे तो टाइम इतना है नहीं, ठीक है। और अगर काफ़ी टाइम से तैयारी में लग रहे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है भाई। तो एक बात तो ये हुई, आज हम करने वाले हैं साइंस के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। साइंस पेडागोजी की मैराथन में कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो कि पौने 2 घंटे की है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, मैंने ना अलग प्लेलिस्ट बना दी है सारी मैराथन्स की। उसमें हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश की, मैथ की, सारी उसके अंदर मैराथन्स हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो, ठीक है। और जो चीज़ आपको समझना है वो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। साइंस के कुछ क्वेश्चन है और कुछ कंसेप्ट भी मैंने रखे हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर हम कल करेंगे इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की कितनी सारी क्लास हम कर चुके हैं, जो कि 50-50 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है मैंने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइए कि क्वेश्चंस का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ साइंस। देखो, नेचर ऑफ साइंस से एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं। मैंने सारा कराया है, नेचर ऑफ साइंस मैंने बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। तो आप पूरी मैराथन देख लेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं एक बार रिवीजन सेशन और लूंगी, 1 शॉट रिवीजन, ठीक है। तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 10 नंबर बहुत मैटर करते हैं साइंस में। क्योंकि साइंस का जो कंसेप्चुअल है, जो कंटेंट में से क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस होते हैं। कोई कितनी भी अच्छी साइंस पढ़ ले, लेकिन गलती होती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन पेडागोजी ईजी आती है। अगर आप पेडागोजी कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हैं, ठीक है। बताइएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन है, साइंस इज अबाउट एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, विज्ञान प्रकृति की सराहना के बारे में है। या फिर साइंस इज एन इंडिविजुअल परस्यूट, यानी विज्ञान एक व्यक्तिगत खोज है कि एक ही इंसान खोज कर सकता है या एक ही इंसान खोज करता है। तो ऐसा है क्या? साइंस इज वैल्यू फ्री एंड ऑब्जेक्टिव टू द कोर, विज्ञान मूल के लिए मूल्य मुक्त और उद्देश्यपूर्ण है, कि मूल्यों से मुक्त है, बिल्कुल मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का कोई लेना देना नहीं है विज्ञान में। तो ऐसा भी नहीं है। साइंस इज अ सोशल एंडीवियर, विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। देखो, ये जो नेचर ऑफ साइंस से क्वेश्चन आते हैं, इनकी बहुत अच्छी एक बात है कि ये पॉइंट सीधे के सीधे उठा के रखते हैं, ठीक है। देखो, हमने जब थ्योरी की थी तो उसमें साइंस इज अ सोशल एंडीवियर, यानी विज्ञान क्या है, एक सामाजिक प्रयास है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। तो साइंस क्या है? सोशल एंडीवियर है, यानी समाज में क्या है, साइंस हर जगह है भाई। हमारी कितनी हेल्प होती है साइंस की वजह से। विज्ञान क्या है? सामाजिक तरीके से बहुत मदद करता है विज्ञान हमारी। हर चीज़ हम अपने आसपास जितनी भी देखते हैं चीज़ें, कोई ना कोई विज्ञान से जुड़ी हुई है ही, ठीक है। तो विज्ञान हमारी काफ़ी मदद करता है सोसाइटी की। तो साइंस क्या है? सोशल एंडीवियर है, वैल्यू फ्री है, ऑब्जेक्टिव टू द कोर, यानी इसमें मूल्य मुक्त है। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर मूल्य भी है, नैतिक मूल्य भी बच्चे के अंदर होने चाहिए। किसी व्यक्तिगत खोज, यानी एक इंसान के खोज करने से भी ऐसा नहीं है कि साइंस का काम चल जाएगा। ये तो इंटरनेशनली है, ठीक है। सभी साइंटिस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, रिसर्चेज करते हैं, तब जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। साइंस इज अबाउट एप्रिशिएशन ऑफ नेचर, एप्रिशिएट हमें किसे करना है? रिसर्चेज को करना है। जो इतने एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो रिसर्च होती है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि विज्ञान क्या है? एक सामाजिक प्रयास है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ साइंस के बारे में मैंने रखा है क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट जो नेचर है साइंस का, साइंस इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर, यानी विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है। कैसे भाई? साइंस अपनी तरह से देखता है चीज़ों को, हम अपनी तरह से देखते हैं। कुछ भी होता है तो हम चीज़ों को क्या है, पुराने ज़माने से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनसे जोड़ते हैं। लेकिन साइंस किस चीज़ से जोड़ता है? साइंस प्रूव करके देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है। कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्रहण पड़ता है, विज्ञान हमेशा ग्रहण को एक प्राकृतिक घटना मानता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। फिर उसे देखेगा, पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरी रिसर्चेज करेंगे, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे जाएंगे, देखेंगे कि दृष्टि का आनंद लेता है और ये समझने की कोशिश करते हैं कि घटना
किस कारण से जुड़ी है और ये जांच की गई, क्या इसका कोई बुरा प्रभाव हो सकता है। सारे इफेक्ट देखेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम क्या करते हैं जब ग्रहण पड़ता है तो वो नाज बांटते हैं, नाज में नमक डाल के, जो भी कुछ होता है कि प्रेग्नेंट लेडी है तो बैठने नहीं देते, लेटने नहीं देते, मतलब ये क्या है, ये रूढ़िवादिता है जो मतलब पुराने जमाने से चली आ रही है और साइंस नहीं मानता है इस चीज को। साइंस क्या करता है, साइंस रिसर्च करता है कि ये किस वजह से हो रहा है ग्रहण, साइंस उसका कारण ढूंढता है। ठीक है, तो साइंस क्या है, विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है। ठीक है, साइंस इन चीजों को नहीं मानता, जैसे कि ये भूत प्रेत हुए, आत्मा हुई, साइंस इस चीज को भी नहीं मानता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने घर में मानते हैं, साइंस नहीं मानता है। साइंस तो भगवान को भी नहीं मानता है। ठीक है, तो साइंस क्या है, साइंस को प्रकृति को देखने का एक अलग ही तरीका है, ये हर चीज के पीछे तर्क लगा लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर साइंस इज अ रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये लाइन बहुत बार रिपीट हो चुकी है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, साइंस इज अ रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी विज्ञान ज्ञान का तेजी से विस्तार करने वाला निकाय है। जैसे कि भाई इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं डे बाय डे, इतनी रिसर्चेज होती हैं, होती जा रही हैं, चीजें आती जा रही है, तो क्या है, ये एक्सपेंडिंग बॉडी है, नॉलेज बढ़ती जा रही है, विज्ञान चारों तरफ बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, नई नई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो पुरानी चीजें थी उनमें भी कुछ ना कुछ सब चीज के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, सभी चीज पे रिसर्चेज हो रही हैं, है ना। पढ़ते हैं, हर दिन नए विषयों की खोज और स्थापना की जा रही है, भाई हर रोज कुछ ना कुछ आ ही रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में किए जा रहे शोधों से पुराने विषय को समृद्ध किया जा रहा है। यानी देखो पुराने टाइम पे क्या था, हॉस्पिटल थे, कितनी बुरी हालत थी पहले हॉस्पिटल की, दवाई भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। अब जैसे जैसे रिसर्च हो रही है हर बीमारी की दवाई आ रही है। ठीक है, अब जैसे कोरोना आया था, कितनी जल्दी साइंटिस्ट ने दवाई निकाल ली, है ना। तो ये क्या है, एक्सपेंडिंग बॉडी है। ठीक है, विस्तार हो रहा है, तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट है, साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, यानी विज्ञान सीखने का क्या है, अंतः विषय क्षेत्र है। ठीक है, यानी सारे क्षेत्र जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी भी एक क्षेत्र को हम ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक है या फिर ये कंसेप्ट है, ये इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आता है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है इनका। ठीक है, जब तक है जब भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, यह तब तक है जब तक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि जैसे विषयों की सुविधा के लिए ज्ञान का आयोजन किया गया था। हालांकि कोई भी प्राकृतिक घटना इनमें से किसी एक विषय के अंतर्गत पूरी तरह से नहीं आती, यानी कोई भी घटना हो किसी एक के अंदर हम कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, सभी का थोड़ा थोड़ा पार्टीशन होता है। ठीक है, तो साइंस क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, साइंस इज अ ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज, यानी विज्ञान क्या है, वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय उद्यम है। कैसे है भाई, कोई भी टॉपिक को, ऐसा तो है नहीं कोई एक ही पर्टिकुलर साइंटिस्ट या फिर एक ही कंट्री के साइंटिस्ट उस पर वर्क करेंगे, ऑल ओवर कंट्री के साइंटिस्ट करते हैं, और मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं सब एक दूसरा सब मिलके किसी भी टॉपिक पे काम करते हैं। ठीक है, तो क्या है, इंटरनेशनल एंटरप्राइज है। ठीक है, विज्ञान किसी एक देश या देशों के समूह से संबंधित नहीं है, यह दुनिया के किसी भी देश को वैज्ञानिक विकास के फल से वंचित करना नैतिक और नैतिक रूप से गलत होगा दुनिया। ठीक है, मतलब पता नहीं हिंदी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसका कहने का मतलब यही है कि जितने भी सारे साइंटिस्ट हैं सब मिलके काम करते हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर हमारी कंट्री के भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, बाहर की कंट्री के भी कर रहे हैं, तो टोटली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट वर्क करते हैं। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज है, अंतरराष्ट्रीय उद्यम है, इस पर किसी एक आदमी का कोई ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है कि एक ही साइंटिस्ट रिसर्च करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, यानी विज्ञान हमेशा क्या है, अस्थायी होता है। टेंटेटिव यानी अस्थायी का मतलब ये नहीं है कि स्थायी नहीं है बिल्कुल भी, स्थायी का मतलब है, अस्थायी का मतलब है चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ भाई नए एक्सपेरिमेंट हुए चेंज हो गए। जैसे कि पीरियडिक टेबल थी पहले, उसमें रिसर्चेज हुई, फिर मेंडेलीव की आ गई, अब मेंडेलीव की पीरियडिक टेबल है, क्या पता उसमें कुछ चेंज हो के नए एलिमेंट्स ऐड हो जाए, है ना। तो क्या है, इसकी टेंटेटिव बॉडी है, डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है। ठीक है, all theories even the seemingly well formed ones can be revised or improved on, यानी क्या है, रिवाइज होती रहती है, इंप्रूव होती रहती है चीजें, और abandoned together whenever new evidence emerges either as new experiment
ऑब्जर्वेशन और एज न्यू थ्योरेटिकल डेवलपमेंट, यानी क्या है, नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, जो पुराने कंसेप्ट हैं उनमें भी क्या है, खोज होती रहती है, तो क्या है, विकास होता रहता है, डेवलपमेंटल बॉडी है। तो साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, यानी अस्थायी है, चेंज होता रहता है, जैसे ही कुछ नया रिसर्च करने के बाद नया मिला तो इंक्लूड हो गया, फिर पुरानी वाली चीज क्या है, नई बन गई, ठीक है। तो साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। आगे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग अ हिस्टोरिकली वैलिड साइंस करिकुलम। वैलिडिटी भी हमने करी थी, 3 बार मैं करवा चुकी हूँ। ऐतिहासिक रूप से वैध विज्ञान पाठ्यक्रम होने की क्या आवश्यकता है, बताइए। हिस्टोरिकल वैलिडिटी के बारे में पूछ रहा है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है, सही बात है। बी ऑप्शन है, इट हेल्प्स द लर्नर टू व्यू साइंस एज इनफेलिएबल। यह शिक्षार्थियों को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। या फिर सी ऑप्शन है, इट हेल्प्स लर्नर्स एप्रिशिएट हाउ द कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। यह शिक्षार्थियों की सराहना करने में मदद करता है कि समय के साथ विज्ञान की अवधारणाएं कैसे विकसित हुई। यानी भाई बच्चों को भी तो पता होना चाहिए कि पहले के टाइम पे क्या चलता था और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कैसे साइंस डेवलप हो रहा है, कैसे इवोल्व हो रहा है टाइम के साथ। भाई पहले क्या है, घोड़ा तांगा ये चलता था, आजकल क्या है, गाड़ी है, एरोप्लेन है। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए इसकी कि साइंस कैसे इवोल्व हो रहा है टाइम के साथ। सही बात है, ये डी ऑप्शन है, इट हेल्प्स टू हाईलाइट अचीवमेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इन साइंस। यानी यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को उजागर करने में मदद करता है। तो ऐसा नहीं है, हिस्टोरिकल वैलिडिटी का मतलब ये है कि हिस्ट्री में जो चीजें हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, बच्चों को अवेयर होने चाहिए कि कैसे कंसेप्ट इवॉल्व हुआ टाइम टू टाइम, कैसे साइंस आगे बढ़ा, ठीक है। तो सारे फैक्टर पता होने चाहिए कि सोशल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है डेवलपमेंट को, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे चीजें हमारे चारों तरफ आ रही हैं, हमारे चारों तरफ साइंस कैसे आ गया, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए अगर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है एंड सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। इट हेल्प्स लर्नर अप्रिशिएट हाउ द कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम, ठीक है। तो ए और सी डी ऑप्शन में दिए गए हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। भाई बी भी गलत है और डी भी गलत है कि दूसरी कंट्री को हाईलाइट करें, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है साइंस में, ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ अ साइंस करिकुलम। इसके बारे में पूछ रहा है, कॉग्निटिव वैलिडिटी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता की अवधारणा का सबसे अच्छा समझौता है, बताइए। क्या होता है संज्ञानात्मक वैधता? ए ऑप्शन है, फोकस ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में व्यवहारिक गतिविधियों पर ध्यान दें। बी ऑप्शन है, एज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ करिकुलर मटेरियल, पाठ्यक्रम सामग्री की आयु उपयुक्तता। फोकस ऑन कंटिन्यूअस असेसमेंट, निरंतर मूल्यांकन पर ध्यान दें। रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इन करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों का सम्मान। बताइए, देखो अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो सारे ऑप्शन देखने में सही लग रहे हैं कि भाई हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे फोकस हो रहा है, तो ये भी ठीक है। कंटिन्यूअस असेसमेंट हो रहा है, निरंतर मूल्यांकन हो रहा है, तो देखने में तो ठीक है। और वैल्यू की जा रही है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की जा रही है, करिकुलम की रेस्पेक्ट की जा रही है, तो ये भी ठीक है। लेकिन पूछा क्या है? कॉग्निटिव वैलिडिटी। कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होता है? जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके संज्ञानात्मक स्तर का होना चाहिए, उसकी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी उसके उम्र का हो, उसके उम्र उपयुक्त हो। जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी जो भी पढ़ा रहे हैं कैसा होना चाहिए? एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। ये है बेसिक क्राइटेरिया ऑफ साइंस करिकुलम, यानी विज्ञान पाठ्यचर्या के मूलभूत मापदंड, ठीक है। कितने तरह के? पांच हैं, ये 5 वैलिडिटी दिए इन्होंने। फर्स्ट है कॉग्निटिव वैलिडिटी। कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होता है कि जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? मटेरियल जो भी हम पढ़ा रहे हैं
बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी उसके संज्ञानात्मक स्तर का होना चाहिए, जो बच्चे को अच्छे से समझ आए, उसके माइंड के लेवल का होना चाहिए। भाई 7th क्लास का बच्चा है तो आप उसे किस तरह से पढ़ाओगे, प्लांट का चैप्टर आ रहा है, प्लांट का चैप्टर तो 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th 12th BSc MSc पता नहीं कहाँ तक है, तो उसका लेवल भी तो होना चाहिए जितना उसका दिमाग ग्रैब कर सकता है। तो कैसा होना चाहिए, कॉग्निटिव लेवल का होना चाहिए मटेरियल। एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये वर्ड इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आता है और आएगा आगे भी, क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्ड पे ही ये पूरा टिका हुआ है, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी उसकी उम्र उपयुक्त होना चाहिए। 7th क्लास का बच्चा है, यानी 10-12 साल का अगर बच्चा है तो उसी की एज का मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, विद इन द कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के क्या है, संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर होना चाहिए, यानी कुछ भी समझा रहे हैं तो दिमाग में जाए, ऐसे नहीं सिर के ऊपर जा रहा है कुछ भी, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चा जितना छू सके, जितना पकड़ सके, जितना समझ सके, ठीक है, तो वो होता है कॉग्निटिव वैलिडिटी। कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर वैलिडिटी, यानी विषय वस्तु वैधता, यानी विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए जो पढ़ाया जा रहा है बच्चे को। एक तो सरल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी मीनिंगफुल हो, मीनिंग निकलता हो उसका, ठीक है। और इजी होना चाहिए, इजी का मतलब है सिंपल होना चाहिए, सरल, जो बच्चा समझ सके, बच्चे को अच्छा लगे, समझ जाए, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। थर्ड है प्रोसेस वैलिडिटी, यानी प्रक्रिया वैधता। ये क्या है, हेल्प स्टूडेंट लर्निंग टू लर्न साइंस, यानी ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे बच्चे सीखें। बच्चों के अंदर क्या डेवलप हो, साइंटिफिक प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया डेवलप हो। जिज्ञासा, बच्चों के अंदर क्यूरियसिटी आए, बच्चा क्यूरियस हो, हर चीज को पूछे, हर चीज के पीछे तर्क लगाए, ऐसे ही किसी चीज को ना माने, ठीक है। क्रिएटिविटी डेवलप होनी चाहिए, यानी क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, यानी रचनात्मकता का भी विकास होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है हिस्टोरिकल वैलिडिटी, यानी ऐतिहासिक वैधता। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि बच्चे को क्या है, पता होना चाहिए हाउ साइंटिफिक कंसेप्ट इवोल्व ओवर टाइम, यानी समय के साथ वैज्ञानिक अवधारणाएं कैसे विकसित हुई, कैसे साइंस इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे विकास पे, हमारे चारों तरफ साइंस है, कैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, पहले टाइम पे क्या हुआ करता था, कैसे लोग कन्वेंस कैसे किया करते थे, कैसे जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अगर फोन पे बात करनी, फोन पे नहीं, अगर किसी आदमी से बात करनी है तो कैसे बात किया करते थे, पहले भाई चिट्ठियां जाया करती थी, लेकिन कैसे कैसे इवोल्व हुआ साइंस कि फोन आ गए, पहले एसटीडी वाले फोन आए, फिर छोटे फोन आए, ये नोकिया मोटोरोला वगैरह, फिर एंड्रॉयड फोन आए, लेकिन आगे पता नहीं क्या चीज आएगा। तो कैसे कैसे इवोल्व हो रहा है साइंस टाइम के साथ, ठीक है। तो ये है हिस्टोरिकल वैलिडिटी, यानी ऐतिहासिक वैधता, ठीक है। फिर है नैतिक वैधता, यानी मोरल वैलिडिटी या इथिकल वैलिडिटी, दो नाम है इसके, ठीक है। यानी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के अंदर हमें ऑनेस्टी भी डेवलप करनी चाहिए। बच्चा कैसा होना चाहिए, साइंस का अगर बच्चा है तो ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति भी, स्कूल के प्रति भी और घरों के प्रति भी, ठीक है। हमें बच्चे के अंदर ऑनेस्टी भी डेवलप करनी है। अब बच्चा बायो का बच्चा है, मेडिकल में जा रहा है तो ऑनेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किडनी निकाल के बेच रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए, सबको कोऑपरेट करे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट, यानी खुद की भी रक्षा करे और वातावरण की भी रक्षा करे, पेड़ लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वातावरण को बचाने की कोशिश करे, ठीक है, नष्ट ना करे बिल्कुल भी। फ्री फ्रॉम फियर, डरे ना, प्रिजुडिस एंड सुपरस्टिशन, यानी अंधविश्वास को ऐसे ही ना मान ले, किसी भी चीज़ को ऐसे ही ना मान ले, हर चीज़ की तह तक जाए, देखे, सोचे, विचारे, ठीक है। तो ये है मोरल वैलिडिटी। ये 5 तरह की वैलिडिटी, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैंने रख ली थी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बताइएगा। टू मेक योर साइंस क्लासेस मोर जेंडर इंक्लूसिव यू मे डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछ रहा है, यानी एक के बजाय सारे ठीक हैं। अपनी विज्ञान की कक्षाओं को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित सभी कर सकते हैं सिवाय एक के। क्या कर सकते हैं, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, यानी चुनौतीपूर्ण रूढ़िवादिता के प्रतिस्पर्धी, या फिर यानी चैलेंज करें स्टीरियोटाइप को, यानी घटाएं एक तरह से, ठीक है, रूढ़िवादिता को। बी ऑप्शन है चूजिंग एक्टिविटीज दैट एम्फेसाइज कोऑपरेशन एंड केयरिंग, सहयोग और देखभाल पर जोर देने वाली गतिविधियों का चयन करना, ठीक है। सी ऑप्शन है टीचिंग स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज जेंडर इनइक्वलिटीज, छात्रों को लिंग असमानताओं को पहचानना सिखाना,
कि भाई अगर पक्षपात हो रहा है तो तुम कैसे पहचान सकोगे। एनकरेजिंग गर्ल्स टू बी मोर कम्पिटिटिव देन बॉयज, लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बताइए कौन सा एक बढ़िया ऑप्शन होगा। जेंडर इंक्लूसिव, सारे जेंडर इंक्लूसिव के हैं, एक इनमें से गलत है, यानी एक एक्सेप्ट पूछा है कि इसके सिवाय बाकी सारे ठीक हैं, तो कौन सा गलत है इनमें से। भाई फर्स्ट ऑप्शन है चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप, सही बात है। अगर रूढ़िवादिता है तो हमें चैलेंज करना चाहिए, रोकना चाहिए कि ऐसा नहीं है ऐसा है। यानी पुराने जमाने से कोई भी सोच बनी आ रही है कि भाई लड़की हैं डोल दे दो खेलने के लिए, क्यों दे दो डोल, भाई वो भी खेलेंगी गन से, है वो भी गाड़ी चलाएंगी, है ना। तो क्या है, ये भी ठीक है। चैलेंज करना है स्टीरियोटाइप को कि भाई दिवाली आ रही है, क्या होता है कि दिवाली पे मतलब क्लासेस वगैरह साफ करते हैं बच्चे, डेकोरेट करते हैं, तो लड़के क्या है, लड़के तो भारी वजन उठवाएंगे या फिर ये इधर उधर का काम करेंगे, सामान लाने का कुछ भी, और लड़कियां क्या है पोछा लगाएंगी। क्यों लगाएंगी लड़कियां पोछा, लड़के भी तो लगा सकते हैं। तो ये रूढ़िवादिता है ना। चूजिंग एक्टिविटी दैट एम्फेसाइज कोऑपरेशन एंड केयरिंग, इस तरह की एक्टिविटीज चुननी है, इस तरह की एक्टिविटीज पे जोर देना है जो क्या करती हैं, कोऑपरेशन की तरफ ले जाती हैं, बच्चों को सहयोग करना सीखे और केयर करना सीखे। ठीक है। टीचिंग स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज जेंडर इनइक्वलिटी, यानी बच्चों को क्या है ये सिखाएं, रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके अगर कहीं पे भी असमानता हो रही है, किसी के साथ पक्षपात हो रहा है, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी हो रही है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये बात गलत है कि एनकरेजिंग गर्ल्स को एनकरेज करें, कंपटीशन कराएं बॉयज़ के साथ, कि गर्ल्स को एनकरेज करें कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें लड़कों से ये करना है, लड़कों के साथ तुम्हें कंपटीशन करना है, इनसे ज़्यादा नंबर लेके आने, तो ये भी गलत है। ठीक है भाई, लड़की भी ऐसी है लड़के भी ऐसे हैं, तो फिर लड़कों के साथ पक्षपात हो जाएगा, है ना। तो हमें तो क्या करना है, जेंडर इंक्लूसिव करना है, यानी सभी को एक समान देखना है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों पे ही ध्यान देना है और ऐसा भी नहीं है कि लड़कों पे ही देना है, सभी को बराबर लेके चलना है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सिवाय पूछा है, ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। According to NCF 2005, the pedagogic practice recommended at the upper primary stage are। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शैक्षणिक अभ्यास है, क्या है भाई, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन भी बढ़िया है। डिजाइनिंग सिंपल इन्वेस्टिगेशन, यानी सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, समूह में चर्चा करना, ठीक है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरी, यानी थ्योरी को वेरीफाई करें, ये है होता है क्या साइंस में, एनसीएफ कहता है ऐसा। बताइए तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे, ए और सी ठीक होंगे, बी और सी होंगे, या फिर ए और बी होंगे, या फिर खाली सी ठीक होगा, बताइए। देखो भाई, ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा होता है क्लास में कराना, और जब साइंस का बच्चा है तो खोज भी करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, है ना। लेकिन थ्योरी वेरीफाई करना ये ठीक नहीं है कि थ्योरी के पीछे ही लगे रहें, है ना। थ्योरी भी ठीक है लेकिन थ्योरी वेरीफाई करना ठीक नहीं है ऑप्शन। थ्योरी वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, जितने भी थ्योरी के प्रिंसिपल हैं सभी को वेरीफाई करें, तो ये गलत है। ए और बी ऑप्शन हमारा ठीक है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, काफ़ी बड़ा है, अलग अलग स्लाइड पे इसलिए नहीं रखा, आगे के क्वेश्चन भी एक दो हैं जो अलग स्लाइड पे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बताओ। अ टीचर along with her class 7th students is trying to understand how plants grow। एक शिक्षिका कक्षा 7वीं के छात्रों के साथ यह समझने की कोशिश कर रही है कि पौधे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है, बच्चों को बता रही है कि कैसे पौधे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बगीचे में विभिन्न गहराइयों और विभिन्न स्थानों पर टमाटर के कई बीज लगाए, ठीक है, और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि कुछ बीज पौधों के रूप में विकसित होने लगे जबकि अन्य मर गए, कुछ पौधे तो उग गए और कुछ मर गए, ठीक है। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि वे अपने परीक्षणों का उपयोग करें और उन कारकों के बारे में सोचें जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो सके। नहीं मतलब दिमाग में ये सोचें कि भाई ये तो विकसित हो गए, जैसे 5 बीज लगाए कि 5 में से 3 तो हो गए, 2 क्यों नहीं हुए, सोचें इस बारे में। तो इस अभ्यास के माध्यम से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित होने की संभावना है, क्या विकसित कराना चाह रही है, कौन सा कौशल विकसित होगा। बच्चा परिकल्पना लगाएगा यानी हाइपोथेसिस लगाएगा, या भविष्यवाणी करेगा कि 2 पेड़ भगवान ने कर दिए 1 रह गया। क्लासिफाई करेगा
या फिर मीजिंग करेगा। क्लासीफाई तो ये होता है कि भाई 4 पेज तो छोटे रह गए, 2 बड़े हो गए। क्लासीफाई तो इस तरह से हुआ। मीजर यानी पूरा हाइट मीजर करना, उसकी विड्थ मीजर करना, ठीक है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। भाई यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, क्या कौन सा कौशल विकसित हो रहा है, हाइपोथाइजिंग, यानी बच्चा क्या है, परिकल्पना लगाएगा। बच्चे ने देख लिया, ठीक है 3 पेड़ हो गए 2 नहीं हुए, तो मैडम पूछ रही है कि क्यों नहीं हुई है, अपने दिमाग में सोचो इस बात को। तो क्या है, वो हाइपोथाइज लगाएगा, परिकल्पना लगाएगा कि यार हमने तो एक साथ गए थे, क्यों नहीं हुए, शायद ये कारण हो सकता है, शायद यहाँ पानी ना पहुंचा हो, शायद यहाँ धूप ना लगी हो। तो क्या है, हाइपोथाइसिस करेगा यानी परिकल्पना करेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। आगे हिंदी में है, पहले इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लें। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। इन 1822 अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय अ शूट गन, यानी इस नाम का यह आदमी था मार्टिन, जिसे शूट किया गया था गन के साथ, यानी गोली मारी गई थी, ठीक है। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टोमक, यानी बुलेट ने क्या है, जो गोली थी उसने बहुत बुरी तरह उसे डैमेज कर दिया था उसकी छाती को, और उसमें एक होल हो गया था उसके पेट में, ठीक है। ही वॉज बॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट, यानी इनके पास इन्हें ले जाया गया, इन डॉक्टर के पास, जिन्होंने पेशेंट को बचाया, बट कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, लेकिन उस होल को प्रॉपरली बंद नहीं कर सके जो होल हो गया था। एंड लेफ्ट इट बैंडेज, खुला ही रह गया वो, ठीक है, बैंडेज लगा दी उस पर। He used this as opportunity to see inside of the stomach to some gain an understanding about the process of digestion. उस डॉक्टर को ये मौका मिल गया कि भाई इस होल में से मैं ये देखूंगा कि इनके जो पेट में क्या है, डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, ये समझने में मेरी मदद हो जाएगी, पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, यानी कैसे डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। पूरा ऑब्जर्व करेगा उस होल के अंदर वो। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कन्वेड इन दिस पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ के माध्यम से किस तरह की समझ उसकी विकसित होगी, क्या करेगा वो। साइंस प्रीसीड सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टेप, बी ऑप्शन है। साइंस रिक्वायर्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड क्रिएटिव रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन। हिंदी में भी चल लेते हैं, नहीं तो हिंदी वाले कहेंगे हिंदी नहीं दी। फर्स्ट है, विज्ञान पूर्व निर्धारित चरणों के अनुसार व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हैं, यानी उसके पूरे चरण होते हैं, या फिर चरणों के हिसाब से चलता है, निर्धारित चरण यानी पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि ये स्टेप होंगे। विज्ञान को परिस्थितियों के लिए सावधानी पूर्वक अवलोकन और रचनात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। ये हिंदी कुछ गड़बड़ सी मुझे लग रही है, ठीक है, यहीं पे चलते हैं। भाई क्या है, साइंस की क्या रिक्वायरमेंट है कि क्या है, ऑब्जर्व करें, ठीक है, और कुछ भी क्रिएटिव रेस्पॉन्स दें सिचुएशन का। वो क्या कर रहा है, उसकी कौन सी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, भाई वो ऑब्जर्व ही तो कर रहा है, उस होल को देख रहा है, अवलोकन कर रहा है कि मैं आज इस पूरे प्रोसेस को देखूंगा डाइजेशन की। तो क्या है, क्रिएटिव रेस्पॉन्स दे रहा है सिचुएशन का, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि पहले से ही उसके चरण निर्धारित हो गए कि ये स्टेप में देखूंगा, भाई इसका खाना अंदर जाएगा, पहले से ही पूरा सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पहले से ही सारे स्टेप बने हुए हैं, बाद में ऑब्जर्व करेगा उन्हें। जो सामने हो रहा है ऑब्जर्व कर रहा है ना, देख रहा है कि बॉडी के अंदर कौन कौन सी एक्शंस होते हैं, कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी ओनली बी होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बड़े होते हैं, वैसे तो इजी देते हैं, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन देते हैं कि वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में बैठ के। शुरू का पढ़ेंगे, लास्ट तक आते आते भूल जाएंगे अच्छा क्या कह रहा था शुरू में, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। और अब ये नहीं घबराना है कि अगर किसी का कम स्कोर आ रहा है कि मेरा तो बहुत कम बन रहे हैं, कोई बात नहीं, कम बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पेपर में यही क्वेश्चन रखे मिलेंगे, तुम्हारे 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो यही 10 वाले मिलेंगे वहाँ पे, पता नहीं क्या आ जाए, और जो आ जाए, जो क्वेश्चन वहाँ आ रहे हैं क्या पता तुम ठीक कर दो उन्हें, है ना। तो परेशान नहीं होना है। बताइए क्वेश्चन 8। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस आइडेंटिफाई द वन दैट इज फॉल्स, गलत बताना है, ठीक है। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से उस एक की पहचान कीजिए जो असत्य है। बताइए। साइंस आइडियाज आर टेंटेटिव, यानी वैज्ञानिक विचार अस्थायी है। सही बात है, टेंटेटिव में भाई चेंज होते रहते हैं, है ना। बी ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी हैज प्रीसीडेड साइंस इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, यानी प्रौद्योगिक ने सभ्यता के इतिहास में विज्ञान को पीछे छोड़ दिया है।
या फिर द साइंस मेथड इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, यानी अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति ही एकमात्र मार्गदर्शन है। डी ऑप्शन है, इन साइंस सेल्फ एग्जामिनेशन एंड स्केप्टिसिज्म इज इंपॉर्टेंट, यानी विज्ञान में क्या है, आत्म परीक्षण और संदेह महत्वपूर्ण है। ये बात भी ठीक है भाई, साइंस की क्या है, साइंस के आइडियाज टेंटेटिव है, यानी चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज प्रेसिडेड साइंस इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, यानी पहले टाइम को क्या है, पीछे छोड़ दिया है, जैसे जैसे रिसर्चेज हो रही हैं, आगे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड, सिर्फ साइंटिफिक मेथड ही एक ऐसा जरिया है जिससे रिसर्च हो सकती है, यानी अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति ही एकमात्र मार्गदर्शन है। साइंटिफिक मेथड ही एक मार्गदर्शन है। तो जहां ओनली आ जाए, ओनली तो कुछ भी नहीं होता, ओनली का मतलब है कि चीजों को लिमिटेड कर दिया, ठीक है। अब कहने लगे कि दुनिया में एक ही आदमी होशियार है, तो क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया में बस एक ही चीज बनी है? ये तो ये पॉसिबल है, लिमिटेड नहीं है कुछ भी भाई, बहुत बड़ा संसार है, सब चीजों का कुछ ना कुछ है वर्जन दूसरा, ठीक है। तो क्या है, ओनली तो कुछ भी नहीं होता, थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक होगा, है ना। ओनली इसीलिए नेगेटिव वर्ड है क्योंकि ये चीजों को लिमिटेड कर देता है, ओनली का मतलब है कि बस यही सब कुछ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी गलत पूछा है, ठीक है, फॉल्स पूछा था, तो सी करेक्ट है, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है, वहाँ फॉल्स नोट अगर दिखाई नहीं दिए ना तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है कि साइंस किस पे बेस्ड है, आत्म परीक्षण पे, हम सेल्फ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन भी करते हैं और अनुमान भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान यानी संदेह करते हैं, डाउट करते हैं कि हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, अ साइंस टीचर विद इन अ कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेमवर्क वुड बी इन एग्रीमेंट टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी एक गलत बताना है एक्सेप्ट बजाय। रचनावादी ढांचे में एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी से सहमत होगा, बस एक से सहमत नहीं है, बताइए कौन सा। ए ऑप्शन है, लर्नर्स इंट्यूटिव आइडियाज ऑलवेज करस्पॉन्ड विद साइंटिफिक नॉलेज, यानी बच्चों के जो आइडियाज होते हैं हमेशा साइंटिफिक नॉलेज पे टिके होते हैं, भाई बच्चे अगर कुछ भी सोचेंगे तो वैज्ञानिक ही सोचेंगे, हैं। या फिर लर्नर्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड देयर परसेप्शंस एंड बिलीफ वेराई, कि अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनके सोचने समझने का तरीका भी अलग होता है, उनके बिलीफ अलग होते हैं, उनकी धारणाएं, उनका विश्वास अलग होता है। भाई जब अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे, अब देखो अलग कास्ट के लोगों को देख लो तुम, जैसे हम त्यागी हैं, कोई किसी और कास्ट का है, तो हमारे और उनके रिवाज अलग है बिल्कुल। हमारे यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होगा उनके, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, वो बोलेंगे हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। तो क्या है, इसी तरह से बच्चे जब अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे तो सभी की धारणाएं भी अलग होंगी, है ना। बच्चे बताएंगे हमारे घर पे तो ऐसा होता है या हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना। तो उनके परसेप्शन भी अलग होंगे और उनकी बिलीफ्स भी अलग होंगी, सबकी वेरी करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। लर्नर्स आइडियाज दैट दे ब्रिंग टू क्लासरूम आर इम्पोर्टेंट, यानी बच्चे जो अपने विचार क्लासरूम में लेके आते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, अपना जो अनुभव अपने साथ लेके आते हैं, सही बात है। डी ऑप्शन है, लर्नर्स आइडियाज आर रेसिस्टेंट टू चेंज बाय कन्वर्शनल टीचिंग लर्निंग, यानी बच्चों के जो आइडियाज होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। कैसे भाई, जैसे जैसे वो लर्निंग होती रहती है, क्लास में पढ़ाई होती रहती है, हमारा दिमाग चेंज हो रहा है। हम तो इतने बड़े हैं, आप भी इतने बड़े हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आप पीएचडी लेवल तक चले जाइए तो आपकी मेंटेलिटी अपने आप ही चेंज होती चली जाएगी। वो कैसे चेंज होगी, क्योंकि हमारी लर्निंग कंटिन्यू रहती है ना। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है कि बच्चे जो भी इंट्यूटिव आइडियाज लगाते हैं, यानी जो भी दिमाग में सोचते हैं वो सारा साइंटिफिक नॉलेज से ही जुड़ा होता है, सब कुछ वो वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मतलब सोच रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो हमेशा सोचते हैं ऑलवेज, यानी हमेशा दिमाग में वैज्ञानिक तरीके ही आएंगे, ये नहीं है ना। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी एक्सेप्ट पूछा था, गलत यही है, बाकी सारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, द एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टिंग फील्ड ट्रिप्स ओवर यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज दैट, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की तुलना में क्षेत्र यात्राएं करने का लाभ यह है कि जो फील्ड ट्रिप्स होती हैं उनका क्या लाभ है। इट इन्वॉल्व्स ऑल द सेंसेस, सही बात है भाई, जब हम घूमने जाते हैं हमारी सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि टच एंड फील मटेरियल हमें देखने को मिलता है, चीज़ें हमें सामने से देखने को मिलती हैं आंखों से, ठीक है, इसमें सभी इंद्रियां शामिल हैं। इट कैन केटर टू लार्ज ग्रुप्स, ये बड़े समूह को पूरा कर सकता है, सही बात है भाई, सारे बच्चों को हम ले जाएंगे, लेकिन
क्या है, इट कैन बी अरेंज्ड इजिली एंड क्विकली, कि आसानी से मतलब कोई भी हम ट्रिप ले जा रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कंडक्ट कर रहे हैं तो वो आसानी से हो जाता है क्या। इट गिव्स इंडिविजुअल अटेंशन, यानी एक एक बच्चे पे अटेंशन होगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई इसके अंदर सारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी क्योंकि बच्चा सामने से देखेगा, है ना। इट केटर्स टू लार्ज ग्रुप, पूरी बस भर के लेके जाएंगे, ज्यादा बच्चों को एक साथ दिखा सकते हैं, लेकिन एक एक बच्चे पे अलग से थोड़ी हम ध्यान दे देंगे कि फलाने तू इधर आ, एक एक चीज। ऐसे तो वहाँ कई दिन लग जाएंगे ट्रिप में, है ना, वो 4 घंटे की ट्रिप 4 दिन की बन जाएगी अगर पर्टिकुलर एक एक बच्चे पे ध्यान देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। और कोई भी ट्रिप हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, इजीली अरेंज नहीं होता वो इतनी जल्दी से। भाई कुछ भी हम प्रोजेक्ट बच्चों को करा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, फील्ड ट्रिप ही करा रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी से अरेंज नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन हमारे ठीक है, ठीक है, ए और बी ऑप्शन ठीक है हमारे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ योर लेसन प्लानिंग यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच। भाई शेयर भी कर दिया करो वीडियोस को, सपोर्ट करो थोड़ा सा, देखो ऐसा मत करो सभी लोग, अगर देखो इतने सारे बच्चे हैं, मतलब 100-200 बच्चे तो देखते ही हैं, क्लास को रिकॉर्डेड बाद में देखते हैं, अगर सभी 10-10 को भी शेयर करेंगे तो कितने आगे तक जाएगी, है ना। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी खुशी मिलेगी कि हाँ थोड़े लोग तो देख रहे हैं, है ना। तो थोड़ी सी हेल्प करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, सभी के सपोर्ट से ही तो होता है ना। ए ऑप्शन बताइए, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ योर लेसन प्लानिंग यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच। बताइए, प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन बिफोर प्रेजेंटिंग द साइंटिफिक टर्म्स। इन्हें सीरीज में लगाना है, पूछताछ उपागम का उपयोग करते हुए आपकी पाठ योजना का क्रम क्या होगा, यानी इंक्वायरी अप्रोच को अगर इन्वॉल्व करें तो लेसन प्लानिंग की क्या सीक्वेंस होगी। बताइए, वैज्ञानिक शर्तों को प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। बी ऑप्शन है स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी बच्चों को क्या है, छात्रों के हित को उत्तेजित करें, यानी कहने का मतलब है कि बच्चों का इंटरेस्ट अवेयर करें, बच्चों को क्या है, बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, उन्हें तैयार करना है। सी ऑप्शन है गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, यानी बच्चों को क्या है, मौके दें जिससे कि वो अप्लाई कर सकें जो भी सिद्धांत, जो भी कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन ठीक लगे हैं, मतलब सीरीज में लगाने हैं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, बताइए। देखो भाई, अगर हम कुछ भी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें बच्चों को तैयार करना है पढ़ने के लिए, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि हम बच्चों को क्या है, स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी बच्चों का इंटरेस्ट अवेयर करना है, इंटरेस्ट को जागरूक करना है अंदर से, जिससे कि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो। जब बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तो क्या फायदा फिर लेसन प्लान का, अप्रोचेस का, है ना। तो हमें बच्चों को भी तो तैयार करना है, तो बी ऑप्शन पहले आएगा। तो बी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए के ऑप्शन में दिया गया है, डी में है। और ए इसके बाद है ए ऑप्शन, यानी क्या है, प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी उन्हें डिस्कशन का टाइम देंगे, उसके बाद उन्हें साइंटिफिक टर्म्स बताएंगे, पहले वो डिस्कशन करेंगे अपने अपने अनुभव आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो भी पढ़ाएंगे फिर उन्हें मौके देंगे कि भाई अब तुम इसे अप्लाई करके देखो, जो भी कंसेप्ट और प्रिंसिपल है, ठीक है। तो बी और सी, बी ए सी, ठीक है। तो इसी सीरीज में लगाएंगे, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द हॉलमार्क्स ऑफ अ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन सा विज्ञान पाठ्यक्रम का हॉलमार्क होना चाहिए। बताइए, एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सा एक उद्देश्य होना चाहिए। साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज सेपरेट डिसिप्लिन लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी विज्ञान को क्या है, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे अलग अलग विषय के रूप में पेश किया जाना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में पेश करें। या फिर साइंस कंटेंट शुड बी रिगार्डेड एज अ डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ सेकेंडरी स्टेज, यानी क्या है, साइंस को इस तरह से पढ़ाएं, साइंस की सामग्री क्या है, ये डाइल्यूट वर्जन ऑफ सेकेंडरी स्टेज के लिए। या फिर देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन अकेडमिक एंड वोकेशनल स्ट्रीम, यानी बच्चे के क्या है, एकेडमिक अलग रखें और वोकेशनल अलग रखें, यानी जो पढ़ा रहे हैं वो अलग और वोकेशनल स्ट्रीम उसके अलग रखें, व्यवसाय के जो क्षेत्र हैं, ऐसा कहता है एनसीएफ।
नहीं भाई। डी ऑप्शन है साइंटिफिक कंसेप्ट शुड बी अराइव्ड एट मेनली फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई एनसीएफ ये भी नहीं कहता कि हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग करके पढ़ाओ, एनसीएफ तो ये कहता है कि सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के पढ़ाओ, हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, है ना। यही तो पढ़ते आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी में, है ना। ये भी नहीं है कि डाइल्यूटेड वर्जन बना दें या फिर अलग कर दें एकेडमिक और वोकेशनल को। सबसे बढ़िया है ये कि साइंस का कंसेप्ट कैसे इवॉल्व होगा, कैसे बढ़ेगा, कि बच्चों को क्या है एक्टिविटीज से सिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि करवाएं, एक्सपेरिमेंट कराएं। भाई साइंस की क्लास है तो एक्सपेरिमेंट तो करानी चाहिए, है ना। एक्टिविटीज कराएं और एक्सपेरिमेंट्स कराएं, ठीक है। मुख्य रूप से गतिविधि और प्रयोगों से वैज्ञानिक अवधारणाओं तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, फिर हिंदी वाले कहते हैं कि मैडम नीचे दिखा नहीं, है ना, इंस्टा पे मैसेज करके। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। एक कह रहे थे इंस्टा पे, मैडम आप जो पढ़ाती हो वो हिंदी वाला ढक जाता है, आगे से हट जाया करो। मगर ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। बताइए विज्ञान के शिक्षण और सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय अभ्यास नहीं है। नोट पूछा है, ठीक है। बताइए एग्जाम्पल्स एंड इंसाइट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स आर लिबरली यूज्ड वेरेवर रिक्वायर्ड। जहां भी आवश्यक हो अन्य विषयों के उदाहरण और अंतर्दृष्टि का उदारतापूर्ण उपयोग किया जाता है। भाई एग्जाम्पल्स भी यूज होने चाहिए, इंसाइट यानी एकदम से जो आइडियाज आते हैं वो भी यूज होने चाहिए जहां जरूरत हो, ठीक है। बी ऑप्शन है फोकस शुड बी गेटिंग द राइट आंसर फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड नॉट ऑन देयर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। यानी बस फोकस इस चीज पे रहना चाहिए कि बच्चों की तरफ से सही आंसर आए, गलत नहीं, गलत तो असहनीय हो जाएगा, ठीक है। या फिर फ्री प्ले एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन शुड बी गिवन ड्यू इंपोर्टेंस। यानी बच्चों को क्या है मुक्त खेल कराएं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कराएं, ओपन इन्वेस्टिगेशन कराएं, बच्चे खोज करें बिल्कुल बिना डर के, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी प्रेशर के, ठीक है, उसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। या फिर लोकल कंटेक्स्ट शुड बी यूज्ड फॉर एनहांसिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यानी बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं उनके कंसेप्ट कैसे क्लियर करें लोकल कंटेक्स्ट में, यानी उनके संदर्भ में, उनके घर के एग्जाम्पल देके, ठीक है। उनके अगर कोई बच्चा गांव से आ रहा है तो चीजों को गांव से ही जोड़ दो, जब भी बच्चे को समझ आएगी, है ना, ठीक है। भाई गांव का बच्चा है, उसे पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, शहर के एग्जाम्पल दे दो, उसे नहीं आएंगे समझ। अगर जहां से वो आ रहा है ऐसे ही एग्जाम्पल उसे देने हैं, उसी से रिलेट करना है तो बढ़िया समझ आएगा। कैसे करना है लोकल कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नोट पूछा है तो बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी ये गलत है, ठीक है। कि हमें ध्यान नहीं देना है इस चीज पे कि बच्चे सही आंसर दें, गलत ना दें बिल्कुल भी, तो ये गलत है, नोट पूछा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन आ गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 14, अ टीचर इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस हर क्लास 7th स्टूडेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सोयल। यानी टीचर क्या है बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कर रही है, क्या सोयल मिट्टी पढ़ा रही है, पढ़ाना चाह रही है। सी बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द नेम्स ऑफ 3 काइंड ऑफ सोयल। कैसे शुरुआत करती है वो मिट्टी को पढ़ाने की, बताती है कि बच्चों सोयल ये होती है, 3 तरह की सोयल होती है, कौन कौन सी, सैंडी सोयल, क्लेल सोयल एंड लॉमी सोयल, ठीक है, यहाँ तक बता दिया। फिर एक्सप्लेन करती है उसकी प्रॉपर्टीज को इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्टिकुलर नेचर, उसके नेचर के अकॉर्डिंग उनकी सबकी क्या है प्रॉपर्टीज बता दिया कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, ठीक है। She then demonstrate one sample of each kind of soil and shows the student the difference in percolation rate of an example। फिर क्या है डेमोन्स्ट्रेट करती है, बच्चों को दिखाती है मिट्टी के भी जो सैंपल लेके आती है। How would you evaluate this approach from an inquiry oriented perspective। यानी जो भी कर रही है टीचर ही कर रही है, ठीक है, बस बच्चे आराम से सुन रहे हैं। तो इस अप्रोच से क्या है, इसमें इंक्वायरी बेस्ड कैसे इवेल्युएट करेंगे आप, बताइए। ए ऑप्शन है इट इज़ एन इफेक्टिव अप्रोच दैट एनकरेज इंक्वायरी। ये इफेक्टिव अप्रोच है क्योंकि ये इंक्वायरी को बढ़ावा दे रही है। या फिर बी ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेटिंग मोर सोयल सैंपल्स वुड मेक द अप्रोच इंक्वायरी ओरिएंटेड। कि अगर और थोड़े से मिट्टी के सैंपल हों डेमोन्स्ट्रेट करेगी तो क्या है बढ़ावा दिया जाएगा इंक्वायरी अप्रोच को, ठीक है। इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर एनकरेजिंग इंक्वायरी। ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, ना ये बढ़ावा दे रही है पूछताछ को। Asking questions in the end would make the
अप्रोच इंक्वायरी ओरिएंटेड, यानी लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या है, इंक्वायरी अप्रोच है। तो क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे हैं, तो टीचर ही बता रही है सारा, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लो भाई, ऑप्शन पढ़ लेती हूँ, ऊपर का क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना। ए ऑप्शन है, यह एक प्रभावी तरीका है जो पूछताछ को प्रोत्साहित कर रहा है। बी ऑप्शन है, अधिक मिट्टी के नमूनों का प्रदर्शन दृष्टिकोण का जांच उन्मुख बना देगा। या फिर यह पूछताछ को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण नहीं है। अंत में प्रश्न पूछने के दृष्टिकोण जांच उन्मुख हो जाएंगे। बताइए, और बताना क्या है, एक पूछताछ उन्मुख परिप्रेक्ष्य से आप इस दृष्टिकोण का मूल्यांकन कैसे करेंगे। भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं बच्चे, टीचर बता रही है, ठीक है। तो क्या है, सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि यह पूछताछ को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन करते तो कितना बढ़िया होता। बच्चों को लेके जाती ग्राउंड में, या फिर बच्चों से कहती कि अपने घर से मिट्टी लेकर आओ और तुम्हें इतने तरह की मिट्टी लानी है, या फिर मिट्टी लेके आ रहे हैं तो बच्चे पूछते कि मैडम ये कौन सी मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, तब होता ना, तब अच्छे पूछताछ होती ना, तब करते बच्चे पूछताछ। अब तो क्या है, टीचर ने बता दिया, पूरा बता रही है, पढ़ा रही है, उसके बाद बच्चे सुन रहे हैं, है ना। तो क्या है, अगर बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करते तो अच्छा होता, ठीक है। बच्चे खुद से करते, खुद से कराती बच्चों से। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, ये कोई पूछताछ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, इसका दृष्टिकोण नहीं है उस तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। Which of the following statement best describe the statement science is tentative? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि विज्ञान क्या है, अस्थायी है, यानी साइंस इज टेंटेटिव। भाई कि हमने पढ़ लिया है बहुत बार, बताएंगे आप कौन सा इसका अच्छे से वर्णन कर रहा है इस पूरे सेंटेंस का। साइंस इज डेवलपमेंटल, कि साइंस क्या है, विकासात्मक है। साइंस इज प्रिडिक्टिव, यानी भविष्य कहने वाला है। या सोशल एक्टिविटी है, यानी एक सामाजिक गतिविधि है। या फिर डी ऑप्शन है, प्रोसीड्स लीनियरली, यानी रैखिक रूप से आगे बढ़ता है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई साइंस क्या है, टेंटेटिव है, यानी चेंजेस होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, नई नई चीज आती रहती है। तो क्या है, विकास ही तो हो रहा है इसका। क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंटल है। विज्ञान क्या है, डेवलपमेंटल है, ठीक है। तो साइंस क्या है, टेंटेटिव है, क्योंकि डे बाय डे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक नॉलेज वुड यू नॉट एग्री विद? किसमें से एक से आप एग्री नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं है, बताइए। साइंस नॉलेज इज एब्सोल्यूट, सर्टेन एंड एटर्नल, यानी वैज्ञानिक ज्ञान पूर्ण, निश्चित और शाश्वत है। या फिर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना और रचनात्मकता शामिल है। सी ऑप्शन है, साइंस नॉलेज इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड, विज्ञान ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एम्बेडेड है। साइंटिफिक नॉलेज थ्योरी लेडन, यानी वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांत लेडन है। हिंदी में लेदेन लादेन लिख दिया लादे, ठीक है। बताइए भाई कौन सा एक सही है। देखो साइंटिफिक नॉलेज क्या है, थ्योरी पे भी बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट्स पे भी बेस्ड है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी और थ्योरी भी है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि गलत पूछा है, ये भी सही है। साइंटिफिक नॉलेज सोशल एंड कल्चरली एम्बेडेड, तो ये भी ठीक है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक पे भी डिपेंड है, कल्चरली भी। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, भाई साइंटिफिक नॉलेज के अंदर इमेजिनेशन भी आती है और क्रिएटिविटी भी आता है। बच्चा इमेजिनेशन भी करता है, क्रिएटिविटी करता है, क्रिटिकल थिंकिंग लगाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाता है, एक्सपेरिमेंट करता है ना। लेकिन ये ऑप्शन गलत है कि साइंस की नॉलेज क्या है, एब्सोल्यूट है, सर्टेन है और एटर्नल है, यानी बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो सकता साइंस में। अगर कोई चीज एक बार बन गई तो वो बिल्कुल बन गई, एटर्नल है, वही सर्टेन है, वही एब्सोल्यूट, यानी वही पूर्ण है, पूरी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, शाश्वत है, वो कभी बदल नहीं सकती, मर नहीं सकती, इधर से उधर नहीं हो सकती। तो ऐसा है क्या भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज हो पुरानी, उसका नया वर्जन तो आता ही आता है। मतलब एक सिंपल भाषा में बता रही हूँ मैं, कोई भी चीज हो, देखो आप फोन ही मान लो, चलो तुम, ये साइंस नहीं है लेकिन फोन का एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर साल क्या है, इसका नया वर्जन आ रहा है। तो नया वर्जन का मतलब क्या है कि भाई एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं,
रिसर्चेज हो रही हैं, फिर उसमें कुछ नया डाल देते हैं, अब की बार कैमरे का बढ़ा दिया, अब की बार कुछ और एक ऐप और डाल दिया, अब की बार कुछ और कर दिया। तो हर बार क्या है, कुछ ना कुछ एडिशनल होता ही है। कैसे हो रहा है ये भाई, कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है, साइंस में चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होते हैं और चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि जितने भी प्लैनेट हैं भाई, प्लैनेट थे पहले 9 थे, उसमें से एक हटा दिया, प्लूटो को हटा दिया गया, यानी चेंज हुआ। पीरियडिक टेबल थी, फिर मेंडेलीव की पीरियडिक टेबल आई, यानी उसमें क्या है, ऐड कर दिए गए एलिमेंट्स। तो क्या है, चेंज होता रहता है भाई, ये फिक्स नहीं है कुछ भी, ना ही ये सर्टेन है और ना ही ये एटर्नल है। ठीक है, ये क्या है, टेंटेटिव बॉडी है, एक्सपेंडिंग बॉडी है, चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है, विस्तार हो रहा है साइंस का। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट। प्रोसेस वैलिडिटी हमने पढ़ा था अभी पीछे। विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता की कसौटी के लिए यह आवश्यक है। क्या है, साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज अ वैल्यू फ्री डिसिप्लिन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल कंसर्न। विज्ञान को सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित और एक मूल्य मुक्त अनुशासन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि बिल्कुल वैल्यू फ्री डिसिप्लिन हो। साइंस शुड बी टॉट एज अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी विज्ञान को उसकी अनूठी विशेषताओं के साथ एक विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, कि बिल्कुल अलग से पढ़ाएं साइंस को, यूनिक तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से है। सी ऑप्शन है, लर्नर्स शुड बी फेमिलियराइज्ड विद वेरियस नेचुरल प्रोसेस, यानी शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। या फिर डी ऑप्शन है, लर्नर शुड बी एंगेज्ड इन द प्रोसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी शिक्षार्थियों को उन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक ज्ञान के सर्जन की ओर ले जाती हो, यानी कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती हो। तो वो होता है प्रोसेस वैलिडिटी। ठीक है, क्या मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी मीनिंग बनता हो, कुछ ना कुछ उनका सर्जन होना चाहिए। किसी भी, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कंटेंट कैसा हो, मीनिंगफुल हो। कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो क्या है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए, जो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी लेके आए, उसकी थिंकिंग डेवलप हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डेवलप हो, बच्चे का दृष्टिकोण बदले, साइंस का बच्चा है तो साइंस की तरह ही सोचे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्या पूछा है, प्रोसेस वैलिडिटी। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इंप्लाइज दैट इट शुड। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह होना चाहिए। इसका अर्थ पूछा है कॉग्निटिव वैलिडिटी का। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, मैं इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक नंबर अबेवजह कट जाता है अगर नहीं पता होता। ठीक है, बताइए, ए ऑप्शन है, यूज एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल प्रोसेस इन टीचिंग, यानी शिक्षण में उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रियाओं का उपयोग करें, यानी बिल्कुल सही मेथड्स यूज करें, तकनीक अच्छी यूज होनी चाहिए, अच्छी प्रक्रिया हो। एनेबल द चाइल्ड टू व्यू साइंस एज सोशल एंटरप्राइज, यानी बच्चे को क्या है, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने में सक्षम बनाता है। कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट फैक्ट्स, यानी महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से सही तथ्यों को व्यक्त करें। या फिर बी एज अप्रोप्रिएट। देखो ऑप्शन तो सारे ठीक है कि भाई अच्छी पेडागोजीज यूज करनी चाहिए, शिक्षण शास्त्र बढ़िया होना चाहिए, सही प्रोसेस यूज होना चाहिए, और बच्चा क्या है, साइंस को कैसे देखे, सोशल एंटरप्राइजेज की तरह देखे। सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो वर्ड पूछा है उसका ऑप्शन तो डी है भाई। ठीक है, कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी संज्ञानात्मक वैधता, जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसकी उम्र उपयुक्त होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, कॉग्निटिव लेवल का होना चाहिए। ठीक है, उसके संज्ञानात्मक स्तर का होना चाहिए, जो उसे समझ आए। ठीक है, उसके दिमाग तक जाए, पहुंचे। ठीक है, और क्या होना चाहिए, बच्चे की रीच में होना चाहिए, रीच ऑफ द चाइल्ड, कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की समझ का हो, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के कॉग्निटिव रीच के अकॉर्डिंग हो, यानी उसके दिमाग तक पहुंचे चीजें। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताइए, फिर से कॉग्निटिव वैलिडिटी का क्वेश्चन आ गया। कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज रिक्वायर्स दैट इट शुड, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि इस, क्या है आवश्यक, यही पूछा है दोबारा से कॉग्निटिव वैलिडिटी। अब तो आप बता देंगे पक्का।
बी एज अप्रोप्रिएट एंड विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी उम्र के अनुकूल और छात्रों की समझ के स्तर के पहुंच के भीतर हो। या फिर बी ऑप्शन है कन्वे कंटेंट साइंटिफिकली करेक्ट, यानी सामग्री को वैज्ञानिक रूप से सही बताए। सी ऑप्शन है नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर, यानी शिक्षार्थियों की प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करें। डी ऑप्शन है एनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट हाउ द कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम, यानी छात्रों को यह सराहना करने में सक्षम बनाता है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित हुई। देखो कैसे कैसे ऑप्शन दिए हैं, ये इन्होंने दे दिया हिस्टोरिकल वैलिडिटी का, ठीक है। तो बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाए, हमें कंफ्यूज करते हैं ये है, ठीक है। ये इन्होंने एनसीएफ का पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, कॉग्निटिव वैलिडिटी का जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे के एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऑप्शन है हमारा ए ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि कैसा होना चाहिए, उम्र अनुकूल हो, स्तर के भीतर हो, उनके संज्ञानात्मक स्तर के पहुंच के भीतर हो। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध का वर्णन करता है। बताइए साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या रिलेशन है इन दोनों का। टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू साइंस, यानी टेक्नोलॉजी क्या ज्यादा क्रिएटिव है साइंस के कंपैरिजन में, ऐसा है क्या भाई साइंस है जब तो टेक्नोलॉजी है, साइंस के तो बच्चे हैं ये टेक्नोलॉजी। साइंस इज ब्रॉड एंड डिवियर while technology is goal oriented and often local specific, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि प्रौद्योगिक लक्ष्य उन्मुख और अक्सर स्थानीय विशिष्ट है। सही बात है। सी ऑप्शन है साइंस इज एन एंशिएंट एंटरप्राइज बस टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली रिसेंट, यानी साइंस तो पुराने जमाने का, टेक्नोलॉजी अभी आई है। भाई टेक्नोलॉजी है तो पहले से, लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट कम होते थे, रिसर्चेज कम हुआ करती थी। अब ज्यादा साइंटिस्ट हैं, ज्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजी ज्यादा आ रही है ना। भाई हर कोई तो इतना होशियार है, इतने होशियार बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीड इंडिपेंडेंटली एंड इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलगाव में आगे बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा नहीं है भाई। साइंस क्या है, बहुत ब्रॉड टर्म है, एक ब्रॉड एंड डिवियर है, जबकि टेक्नोलॉजी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। टेक्नोलॉजी एक छोटा सा शब्द है, एक शब्द ही है, साइंस बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में 2 लाइन देख लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और 2 ही तो लाइन है, 1 नंबर बढ़िया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीकी। साइंस क्या है, यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमी है, पूरे विश्व में है साइंस, हर जगह साइंस है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, एक लोकल स्पेसिफिक है, बहुत छोटी चीज है। ये तो है टेक्नोलॉजी, ये छोटी सी टेक्नोलॉजी, और ये है पूरा साइंस, ठीक है, ये पूरा साइंस है, तो इसके अंदर आ जाती है टेक्नोलॉजी। साइंस इज ब्रॉड एंड डिवियर एंड टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड, यानी विज्ञान क्या है, व्यापक प्रयास और प्रौद्योगिक लक्ष्य उन्मुख है, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। भाई हमारा फोन है वो एक टेक्नोलॉजी है, तो उसका क्या है, गोल फिक्स है कि भाई 2 साल 3 साल ही रहेगा, ये फिर खराब हो जाएगा, उसकी लाइफ पहले ही सेट कर दी गई। लेकिन साइंस क्या है, बहुत बड़ी चीज है, साइंस में तो रिसर्चेज चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। साइंस इज एन ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन दैट इज इट्स रिजल्ट्स आर नॉट फिक्स्ड, यानी साइंस क्या है, एक खुला अन्वेषण है, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, रिसर्चेज होती रहती हैं। भाई ऐसा भी होता है कि पूरी साल इतनी बड़ी बड़ी टीम रिसर्च करती है किसी भी एक टॉपिक पे, और लास्ट में आके क्या है, रिजल्ट फिक्स नहीं होते। भाई ऐसा भी हो जाता है कि फेलियर महसूस होता है ना। पूरी साल किसी भी चीज पे रिसर्च किया, लास्ट में आके क्या है, फेल हो गए, तो ऐसा भी तो होता है। यानी ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है और रिजल्ट इसके कोई फिक्स नहीं है कि लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलेगा, एक्सपेरिमेंट सफल होगा या नहीं होगा, है ना। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एक्सप्लोरेशन बट इट्स डेफिनेट गोल, इसका एक गोल फिक्स है टेक्नोलॉजी का। भाई लैपटॉप है ये टेक्नोलॉजी है, ये पेन है ये टेक्नोलॉजी है, हमारा फोन है ये टेक्नोलॉजी, इनका क्या है, गोल फिक्स है कि भाई इतने साल की उम्र है, 10-20, कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो 10 साल चल जाएगी, 5 साल चल जाएगी, है ना। लेकिन साइंस क्या है, ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, एक ब्रॉड एंड डिवियर है, ठीक है। तो ये थी कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बातें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में, और स्कोर तो आप बताएंगे नहीं, है ना, मत बताओ भाई, है।
तो लेकिन शेयर तो कर दिया करो यार, सब मिलके शेयर करेंगे, सपोर्ट करो मिलके, तभी तो थोड़ा आगे बढ़ेगा, है ना। सभी लोग प्यार तो इतना देते हैं, सपोर्ट करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, है ना। इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करिए सभी लोग, शेयर करिए सभी, अगर 10-10 लोगों को भी शेयर करेंगे तो कितने आगे तक जाएगा, है ना। तो अपना सहयोग बना के रखें, अपना सपोर्ट बना के रखें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पुराने अगर नहीं किया है तो कर दो भाई, है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ती रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, है ना। बिल्कुल भी पैनिक मत हो कि पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय।